हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा है उसी के ऊपर। इससे पहले हमने पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है वो कैसी होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, उसके ऊपर चर्चा की थी। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर पीछे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ में अपघटन की प्रक्रिया, जो आपकी उत्पादकता होती है उस प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ में हम जो ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं या जो ये टॉपिक हमारा चल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र, ये टॉपिक आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। चाहे से वो कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे से वो आरपीएससी की कोई एग्जाम हो या आरएसएसबी की कोई एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल की कोई एग्जाम हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप यहां तक आते हैं और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यह गलत बात है भाई। आप यहां तक आते हैं या तो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, और पूरा भी देखते हैं तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके साथ साथ में अब आगे हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके प्रकारों के ऊपर हम विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो भाई कि जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों पर बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र है उसको उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य रूप से, हालांकि अलग अलग आधार होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में यदि हम देखें तो एक तो होते हैं हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। कैसे होते हैं भाई? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। देखो, इसको नॉर्मली मैं यहां पर एक चार्ट की सहायता से समझाता हूं। मान लो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक, और दूसरे हम बात कर लेते हैं कृत्रिम। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसमें यदि हम बात करें तो एक तो आ जाएंगे आपके स्थलीय इकोसिस्टम, और एक आ जाएंगे आपके जलीय इकोसिस्टम। तो प्राकृतिक में आपके स्थलीय भी आते हैं और जलीय भी। अब ये जलीय होता है, फिर इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकते हैं आपकी मीठा जल, और एक हो सकते हैं आपके लवणीय जल। लवणीय का मतलब खारा जल जो होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और कृत्रिम होते हैं, इसके अंतर्गत जैसे आपका खेत हो गया, जैसे कोई एक्वेरियम हो गए, ये इसके अंतर्गत क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इसके प्रकारों को विभाजित किया जाता है। अब यहां पर इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ये प्रकृति के द्वारा स्वतः निर्मित होते हैं। प्रकृति अपने आप इनको बनाती है, मनुष्य का कोई रोल नहीं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, नाम से पता चल रहा है। वर्षा, तापमान, मिट्टी से ये क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। यदि हम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकार देखें, जैसे एक वन का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, अर्थात फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पूरा एक वन है, उसका एक पूरा अपना खुद का इकोसिस्टम होता है। जैसे कि एक घास भूमि का इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम,
एक मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, एक टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा मतलब जो ठंडे प्रदेश होते हैं पहाड़ों पर, उन प्रदेशों को कहा जाता है, तो ये टुंड्रा प्रदेश का इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये सभी के सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। कौन से पारिस्थितिकी तंत्र हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे मुख्य हो गए हैं, हमारे सबसे पहले प्रकार के हो गए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक वाले में। प्राकृतिक में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गए हैं जो स्थल पर अर्थात भूमि पर पाए जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें तो स्थलीय के बाद में जो पारिस्थितिकी तंत्र आएंगे वो आ जाएंगे हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। कौन से आ जाएंगे? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं इसके अंतर्गत भी आपको बताया, एक मीठे पानी का हो सकता है और एक खारे पानी के लिए, जिसे लवणीय जल कहते हैं, उसके लिए हो सकता है, जो मुख्य रूप से समुद्री भी उसे बोला जाता है। देखो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसमें मीठे पानी का हो सकता है फ्रेश वाटर, और ये समुद्री जल अर्थात मरीन वाटर या जिसे लवणीय बोल सकते हैं। देखो, मीठा पानी कहां कहां होता है? मीठा मतलब नदी में, झील में, तालाब में, ये जो है इसके अंतर्गत जो पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। आप जानते होंगे पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या है, कि उसके जो जैविक घटक हैं, अजैविक घटक है, सारे के सारे उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो तालाब का हो गया मतलब पौंड का, किसी झील का हो गया, किसी नदी का हो गया, तो ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? मीठे जल वाले में। और फिर आ जाएगा आपका समुद्री। अब समुद्री में चाहे से वो किसी महासागर का हो या किसी समुद्र का हो या कोई खारी झील है, खारी या जिसे हम बोल सकते हैं लवणीय झील, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि पारिस्थितिकी तंत्र में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र ज्यादा बड़े हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो ध्यान से सुनना, जलीय में भी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ये सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, याद रखना है, समुद्री वाले। तो इस प्रकार से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हो गए हैं। इसके बाद में आ जाएगा हमारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा आ जाएगा भाई? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसे इकोसिस्टम जो मनुष्य ने खुद ने बनाए हैं। जैसे किसी खेत में फसल हमने बोई है, तो उस फसल में भी इकोसिस्टम बन सकता है। भाई फसल है, उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं, चूहे वगैरह हो सकते हैं, सांप वगैरह हो सकते हैं। तो एक फसल वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र खेत का पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। तो आर्टिफिशियल में कौन से आ जाएंगे? मानव के द्वारा बनाए हुए होते हैं और मानव के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कृषि क्षेत्र का, एग्रीकल्चर फील्ड का एक खेत का पारिस्थितिकी तंत्र इसके अंतर्गत आएगा। कोई बगीचा हमने लगाया, उसका पारिस्थितिकी तंत्र इसका आएगा। एक्वेरियम, एक्वेरियम आप जानते होंगे कि मान लो कि कोई एक ऐसी हमने जलीय जगह बनाई है जहां पर हमने जल को इकट्ठा किया और उसके अंतर्गत हमने खुद मछली वगैरह लाकर छोड़ी है, तो ऐसी जगह को एक्वेरियम कहा जाता है। तो एक्वेरियम का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यह आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत शामिल होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर हमने बात की है। समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। हालांकि हमने एक चार्ट की सहायता से सबसे पहले ही बता दिया था कि पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम। प्राकृतिक में आ गए आपके स्थलीय और जलीय, और जलीय के दो प्रकार आपके, एक तो मीठे जल वाला, एक समुद्री या लवणीय जल वाला। कृत्रिम का मतलब मनुष्य ने खुद ने बनाए हैं। इसके अंतर्गत जैसे खेत का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, किसी बगीचे का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, या किसी एक्वेरियम का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। तो ये आपके क्या हो गए हैं? पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकार। अब इसके बाद में, हालांकि इसको हमें अपघटन की प्रक्रिया में पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन ये स्लाइड मिस हो गई थी, इस कारण यहां पर बीच में आपको ये बता रहे हैं कि जो ये अपघटन होता है ये क्या होता है, जिसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखो, नाम से पता चल रहा है अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। जो बड़ा पदार्थ है, और बड़ा पदार्थ कौन सा? यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र में जब हम बात कर रहे हैं
तो इसका मतलब हो गया है कि मान लो कोई पादप है, उसका कोई हिस्सा टूट गया है, कोई जंतु है वो मर गया है, तो ये भूमि पर गिर जाते हैं। अब भूमि पर गिरने के बाद यदि इनको तोड़ेंगे नहीं, यदि इनका अपघटन नहीं होगा, तो फिर तो चारों तरफ ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्रकृति में कुछ ऐसे आपके जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव मान लो, केंचुए मान लो, वो इनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, इनका अपघटन करते हैं। तो उस प्रक्रिया को तो अपघटन कहते हैं। और जो तोड़ने वाले जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपघटक। उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटक। उन जीवों को क्या कहा जाता है, अपघटक। इसमें उदाहरण आपको पता होगा, जीवाणु, कवक, इसके अलावा आपके केंचुआ, दीमक, ये सारे के सारे हालांकि आपको पहले बताए हुए हैं। अब जो अपघटन की प्रक्रिया होती है इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ शब्द हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, आपके लिए जरूरी है। जैसे एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कोई भी मृत पदार्थ है, देखो मृत पदार्थ मतलब चाहे से वो पादप का हिस्सा हो या अपशिष्ट पदार्थ, इसे अप्रद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रद। तो किसी मृत पदार्थ का छोटे टुकड़ों के अंतर्गत, कोई जीव है, मान लो एक गाय मर गई, भैंस मर गई, तो बड़ा जीव है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, खंडों में विभाजित करना, यही क्या कहलाता है, आपका खंडन कहलाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। और यह प्रक्रिया अपघटन की प्रक्रिया का शुरुआती चरण है। और यह काम करते कौन है, अपघटन का कार्य या सॉरी खंडन का कार्य, फ्रेगमेंटेशन का कार्य है वो केंचुए और कीटों के द्वारा किया जाता है। छोटे मोटे जो कीट वगैरह होते हैं वो करते हैं और केंचुए करते हैं, इस बड़े जीव को तोड़ देते हैं। इसके बाद में दूसरी प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं निक्षालन। अब जब ये जीव इनको तोड़ते हैं तो इनसे कुछ आपके पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, वो इन खंडों से निकलकर आपकी भूमि में चले जाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम निक्षालन, लीचिंग इसे कहा जाता है। तो जल में जो भी घुलनशील पदार्थ हैं जो इनके टूटने से बने हैं, जलन में घुलनशील पदार्थ, वो पोषक तत्व होते हैं, वो मिट्टी की गहराई में चले जाते हैं और वर्षा का पानी होता है इन पोषक तत्वों को और नीचे ले जाता है भूमि के अंदर, तो इसे बोल देते हैं निक्षालन। ये शब्द आपके लिए बहुत जरूरी हैं, इनके शब्दों के ऊपर प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला हमने देख लिया खंडन, दूसरा हमने देख लिया है निक्षालन। तीसरा शब्द होता है एक अपचय। तीसरा एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं अपचय, कैटाबोलिज्म। अब जो खंड बन गए हैं उन खंडों को और तोड़ना है, तो सूक्ष्म जीव तोड़ेंगे। भाई मान लो ऐसे ऐसे छोटे छोटे खंड बन गए, तो इनके ऊपर क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव होंगे वो कार्य करेंगे। सूक्ष्म जीव का मतलब हो गया आपके बैक्टीरिया और कवक। बैक्टीरिया और कवक होंगे, इनके ऊपर कार्य करेंगे और इनके ऊपर कार्य करके इन खंडों में से जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, उनमें इनको तोड़ देंगे, उनमें इनको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। और ये मुख्य रूप से क्या होता है, आपका केमिकल ब्रेकडाउन होता है, रासायनिक अपघटन होता है। देखो खंडन में टुकड़ों में तोड़ना होता है, एक तरीके से भौतिक अपघटन मान लो, और ये रासायनिक अपघटन है जिसमें आपके अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत इसको बदल दिया जाता है। और यह कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया और कवक के द्वारा। इसके बाद में जब ये तोड़ दिया जाता है, जो ये अपघटन के बाद के अंतर्गत जो तोड़ने के बाद में एक गहरे रंग का क्रिस्टलीय स्थिर और कार्बनिक पदार्थ होता है, वो बनता है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है और धीरे धीरे अपघटित होता रहता है और उर्वरक क्षमता उपलब्ध करवाता है। यह काले रंग का, गहरे रंग का होता है क्रिस्टलीय पदार्थ, और उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। याद रखना, यह बहुत बार पूछी हुई चीज है। यह आपके कार्बनिक पदार्थ होता है जो अकार्बनिक पदार्थों से एक तरीके से बनता है, और ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को ह्यूमिसिफिकेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, ह्यूमसीकरण भी बोल दो हिंदी में बोलो तो, या ह्यूमसिफिकेशन इसे कहते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों का ह्यूमस में बदलने की प्रक्रिया होती है, उसे हम ह्यूमसिफिकेशन कहते हैं। और लास्ट चरण आ गया आपका खनिजीकरण। जो ह्यूमस है या जो कोई कार्बनिक पदार्थ है उसका सरल अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत सरल खनिजों में बदलना, छोटे छोटे अकार्बनिक पदार्थ खनिज लवणों में बदलने की प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपघटन की प्रक्रिया के अंतर्गत भी बहुत सारे चरण होते हैं, जैसे कि उसके अंतर्गत अपघटन हो गया, जैसे कि उसके अंतर्गत आपके निक्षालन हो गया, जैसे कि आपका अपचय हो गया, ह्यूमस बनना हो गया, खनिजीकरण हो गया, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, चरण होते हैं। तो ये बीच में अपघटन के साथ ही इसको रहना चाहिए था, जो अपघटक हमने पढ़े थे, लेकिन ये बीच में स्लाइड मिक्स हो गई थी या मिस हो गई थी, इसका यहां पर आपको बता दिया है, तो इसको अन्यथा ना ले, ये बीच में कहां से आ गया। अब ये देखने के बाद में हम ऊर्जा प्रवाह पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, ऊर्जा प्रवाह। ऊपर स्लाइड थोड़ा सा कट रहा है ये नाम, ये ऊर्जा प्रवाह है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, और ये हमारा मुख्य टॉपिक है। एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह का मतलब क्या होता है, बहना, और ऊर्जा का बहना। ऊर्जा कैसे बहेगी, ऊर्जा कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं। ऊर्जा के बहने से मतलब है कि एक जीव से ऊर्जा दूसरे जीव में जा रही है, एक पोषण स्तर से ऊर्जा दूसरे पोषण स्तर में जा रही है, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। देखो प्रकृति के अंतर्गत चाहे से वो कोई सा भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत होता है, वो होता है सूर्य। ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा होता है, सूर्य। अल्टीमेटली जो ऊर्जा होती है वो सूर्य से ही आती है। सूर्य से आने वाली इस ऊर्जा का उपयोग जो उत्पादक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, लेकिन पादप इस ऊर्जा का केवल 2 से 10% उपयोग ही कर पाते हैं, क्योंकि पूरी ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है और इतनी उपयोग में करनी भी नहीं होती है। ये 2 से 10% ऊर्जा होती है, ये काफी होती है, पूरे संसार को चला रही होती है। तो इतनी ऊर्जा का उपयोग करके पादप होते हैं वो अपने कार्बनिक पदार्थ भोजन बनाते हैं, और बाकी बाद में इसी ऊर्जा से पूरी चीजें चलती रहती हैं। पादपों से फिर ये ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक और सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाती है। इस दौरान बीच में जो ऊर्जा होती है उसका ह्रास भी होता है। ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में भी बदलती है। तो ध्यान से समझने की बात क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें ऊर्जा का एक ट्रोपिक स्तर, ट्रोपिक स्तर का मतलब है पोषण स्तर, ट्रोपिक स्तर से दूसरे स्तर तक स्थानांतरण होता है, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का जाना या स्थानांतरित होना। ट्रोपिक स्तर यहां पर आपको बता ही रखे हैं, जैसे सबसे पहले उत्पादक हो गया, सबसे अधिक ऊर्जा इनमें होती है, और इनको ऊर्जा कहां से मिलती है, सूर्य से। फिर उत्पादक से किसके पास आएगी, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता के पास आती है। ऊर्जा का प्रवाह का क्रम ये सब जानते ही होंगे आप, कि ऊर्जा का सबसे अल्टीमेट स्रोत कौन सा होता है, सूर्य। सबसे प्रमुख स्रोत होता है सूर्य। सूर्य से ऊर्जा आती है उत्पादक अर्थात पादपों के पास, पादपों से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता के बाद में यदि शीर्ष उपभोक्ता है तो शीर्ष उपभोक्ता, और नहीं तो फिर अल्टीमेटली कहां, अपघटक, और अपघटक के बाद में ये सब कुछ समाप्त हो जाती है। ऊर्जा होती है ये इसी प्रकृति में मिल जाती है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। अब ऐसी उल्टी ऊर्जा नहीं चलती है कि आपकी तृतीयक से द्वितीयक, द्वितीयक से प्राथमिक, प्राथमिक से उत्पादक, ऐसी उल्टी ऊर्जा नहीं चलती। ऊर्जा का केवल एक ही दिशा में प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट देखो भाई, ऊर्जा का स्रोत, वैसे मैंने आपको बता ही दिया ये सारी बातें। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य। अल्टीमेटली हरे पौधे होते हैं सूर्य की इस ऊर्जा का अर्थात सौर ऊर्जा का उपयोग रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और कौन सी क्रिया के द्वारा,
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो सौर ऊर्जा होती है उसे किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का केवल 2 से 10% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करे पाते हैं। पूरी सौर ऊर्जा नहीं बदली जाती है, उसका 2 से 10% हिस्सा होता है, वो ही आपके पादप होते हैं वो उपयोग कर पाते हैं। और इतनी ऊर्जा काफी होती है पूरे ही संसार को चलाने के लिए। अब इसके बाद में जब पादप ऊर्जा बनाते हैं तो इससे शब्द एक जुड़ा हुआ है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। हमने बोला कि पेड़ पौधे होते हैं, ये सौर ऊर्जा से क्या बनाते हैं? रासायनिक ऊर्जा अर्थात रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। और रासायनिक पदार्थ का मतलब हो गया खाद्य पदार्थ या भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्पादन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन या प्रोडक्शन कहते हैं। और ध्यान से सुनने की बात है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय फिक्स कर लो और एक निश्चित क्षेत्र, जगह फिक्स कर लो। उसमें जैविक पदार्थ, जितना भी आपका कार्बनिक पदार्थ है, जितना भी आपका कार्बनिक पदार्थ है जो बन रहा है, उसकी दर का मतलब समय हो गया, उत्पादकता कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय जैसे मान लो हम 1 वर्ष मान लें। क्या मान ले? 1 वर्ष। 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र हो गया, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में प्रति वर्ष में कितने कार्बनिक पदार्थ हैं उसका उत्पादन हो रहा है, वही क्या कहलाती है? उत्पादकता कहलाती है। जैसे इसका मात्रक दे रखा है, सामान्यतः देखो, अब कोई कार्बनिक पदार्थ है, उसका वजन हम कैसे मापेंगे? ग्राम में मापेंगे, या इसकी ऊर्जा है तो कैलोरी में मापेंगे। यदि ऊर्जा दर्शा रहे हैं तो कैलोरी में, और यदि वजन दर्शा रहे हैं तो ग्राम में। एरिया दर्शा रहे हैं तो हम मीटर स्क्वायर में दर्शाएंगे या किलोमीटर में दर्शाएंगे, और समय दर्शाएंगे वो हमें ईयर में। तो इसका मात्रक याद रख लेना, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर। मतलब 1 साल में 1 किलोमीटर में कितने ग्राम कार्बनिक पदार्थ या कितनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, वही आपकी क्या कहलाती है? उत्पादकता कहलाती है। तो ये याद रखना, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अब प्रोडक्टिविटी को भी अलग अलग डिफाइन किया जाता है। जैसे एक तो होती है हमारी सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या बोलते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता, या जिसे हम बोलते हैं जीपीपी। क्या कहा जाता है? जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसका मतलब क्या है? देखो, पौधे हैं, एक निश्चित समय, एक निश्चित क्षेत्र में जितनी कुल मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन कर रहे हैं, जितनी कुल मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। कुल मात्रा याद रखना, कुल मात्रा के बारे में बात हमें कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सकल। सकल का मतलब होता है कुल। तो उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल अर्थात टोटल निर्मित जैविक पदार्थ या ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता, जीपीपी कहते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यह कुल मात्रा होती है। अब आप बताओ कि कुल पादपों ने जितना बनाया वो तो हो गया, लेकिन पादप इसमें से खुद भी तो काम में लेंगे। खुद अपना भोजन है जो उन्होंने बनाया है, जो भी भोजन बनाया है, जो भी खाद्य पदार्थ बनाया है, उसमें खुद काम में लेंगे कि नहीं लेंगे? खुद के अंतर्गत भी तो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो कुल में से कुछ मात्रा उन्होंने काम में ले ली, और जो मात्रा काम में ले ली उसको बोलते हैं हम शोषण की मात्रा, क्योंकि जो भी जीव होता है वो इस शोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही इनको उपयोग में लेता है। तो शोषण के अंतर्गत जितना उपयोग में ले लिया उसको यदि हम माइनस कर दें, जितना पादप ने खुद ने ले लिया काम में उसको यदि माइनस कर दें, तो जो टोटल बच जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसे क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब हो गया कि कुल में से क्या माइनस करना है, श्वसन, और श्वसन का मतलब पादप ने जितना खुद काम में ले लिया, खुद खा लिया, बाकी जो बचा है वो दूसरों के लिए उपलब्ध है, टोटल थोड़ी उपलब्ध है। अगर ऐसे मानो 100 ग्राम बनाया, 100 ग्राम कार्बनिक पदार्थ बनाया, 100 ग्राम भोजन बनाया सपोज करो, तो उसमें से 20 खुद ने काम में ले लिया खुद की वृद्धि वगैरह के लिए, तो 80 तो बचा, 80 दूसरों के लिए उपलब्ध है। अब कोई दूसरा जानवर जो इस पादप को खाएगा उसके पास कितना ग्राम जाएगा, 80 ग्राम। तो जो टोटल 100 बनाया वो तो होगी सकल अर्थात जीपीपी, और जो 80 बचा जितना उपयोग में लेने के बाद में उसे बोलते हैं नेट, नेट प्राथमिक उत्पादकता। जब सकल उत्पादकता में से श्वसन में काम में, श्वसन का मतलब जो उसके उपयोग में आ गया, श्वसन में काम में या उपयोग में हुई ऊर्जा को घटाने के बाद जो ऊर्जा बचती है उसे शुद्ध नेट, या इसे हम बोल रहे हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता अर्थात एनपीपी कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और यही ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होती है क्योंकि बाकी तो काम में ले ली उसने खुद ने। अर्थात यदि हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालें तो ये कैसे निकलेगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अर्थात जीपीपी माइनस रिप्रोडक्शन, सॉरी रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन नहीं भाई, रेस्पायरेशन में जो भी काम में इन्होंने लिया है, खुद जितना भी काम में लिया है। यहां पर यह बात बता रखिए, जीपीपी का मतलब होता है गया सकल उत्पादकता, और यदि उसमें से हम श्वसन में उपयोग में ली गई ऊर्जा को माइनस कर दें तो हमारा बच जाएगा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच जाएगी। तो ये उत्पादकता वाली टर्म है, आपकी जरूर समझ में आई होगी। इसके बाद में एक शब्द और आपको ध्यान रखना उत्पादकता में, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या है, सपोज करो उत्पादक वाला तो कंसेप्ट हो गया, उत्पादक को कौन खा गया, कोई दूसरा जानवर खा गया, हिरण खा गया। अब हिरण ने उस ऊर्जा को उपयोग में लिया या उन खाद्य पदार्थों को खाया, खाने के बाद में हिरण के शरीर ने उन खाद्य पदार्थों से उन कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हुए उनको अलग रूप में बदल दिया, उसको अलग प्रोटीन में बदल दिया या फिर वसा में बदल दिया। तो जो पदार्थ उत्पादक ने नहीं बनाया है, किसने बनाया है, उपभोक्ता ने बनाया है। किसने बनाया है, उपभोक्ता ने। उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता उसे हमें कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, देखो उपभोक्ताओं के द्वारा जब भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर नए जैविक पदार्थ बना दिए। क्या बना दिया, नया जैविक पदार्थ। जैसे आपने घास फूस या कोई सब्जी वगैरह खाई और खाने के बाद में आपके शरीर ने उसको दूसरे रूप में बदल दिया, वसा के रूप में बदल दिया, ग्लाइकोजन के रूप में बदल लिया, प्रोटीन के रूप में बदल लिया, अन्य किसी रूप में बदल लिया। तो अब जो उपभोक्ता के अंदर जो बन रहे हैं नए पदार्थ, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्पादकता कहेंगे। उनकी दर को हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। और ये केवल उपभोक्ताओं में होती है, उत्पादक में नहीं होती। उत्पादक में होती है प्राथमिक, और उपभोक्ता जो भी होते हैं उनमें होती है द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एक 10% का नियम होता है, इसे बोला जाता है, और इसे हम बोलते हैं लिंडेमैन्स लॉ भी इसे कहा जाता है। ये क्या होता है, क्या मतलब है? देखो, अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे कि ऊर्जा होती है या ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो कैसे होता है, उत्पादक से किस में जाता है, आपके प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, और अल्टीमेटली अपघटक। तो ऊर्जा का जो ये प्रवाह होता है, तो प्रत्येक स्तर में जो ऊर्जा होती है वो केवल 10% ही पहुंचती है। 90% ऊर्जा होती है ये बीच में उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अर्थात ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। तो इसी को हम 10% का नियम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखो, प्रत्येक स्तर जो होता है उसके ऊपर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक ही जाती है। यह बात हालांकि हमने पहले भी कर ली थी। इसके बाद में यदि हम बात करें तो जो शेष 90% ऊर्जा होती है वो
ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऊर्जा प्रवाह की विशेषता, देखो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, यह बात भी मैंने आपको पहले बताई है कि ऊर्जा है वो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता और अल्टीमेटली शीर्ष उपभोक्ता तक ही जाती है। तो एक ही दिशा में प्रवाह होता है। ऊर्जा का पुनः चक्रण नहीं होता है, इसकी लगातार सप्लाई की आवश्यकता होती है। इस कारण यदि सूर्य किसी कारण से यदि गायब हो जाए तो इस प्रकृति पर जीवन भी शेष नहीं रहेगा, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा लगातार चाहिए, इसका पुनः चक्रण नहीं होता है, रिसाइकलिंग की प्रोसेस नहीं होती है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, और किस रूप में, ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऊर्जा का प्रवाह है उसी चीज को यहां पर बताया हुआ है। यदि हम बात करें किसी पारिस्थितिकी तंत्र की, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, शेष 90% ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है। और यही सारी बातें हैं ये आपके इस डायग्राम के अंतर्गत समझा रखी हैं। देखो ऊर्जा का अल्टीमेटली स्रोत है वो क्या है, सूर्य, और सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो आती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बाद में ये ऊर्जा मिलती है पादपों को अर्थात उत्पादकों को। इसमें से ऊर्जा का ह्रास हो जाता है ऊष्मा के रूप में, फिर कितना, 90%। यहां से 10% इनको मिलती है प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक से फिर 90% का ह्रास, 10% आगे मिलती है, और इसी प्रकार से इनसे 10% इनको मिलती है। अर्थात ऊर्जा की क्या होती रहती है, ऊष्मा के रूप में हानि होती रहती है, और इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। और जब ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो अल्टीमेटली अपघटक होंगे, इनको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, और ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार से होता है। ऊर्जा प्रवाह देख लिए। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जिसे हमें कहते हैं। और यह ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अब देखो पारिस्थितिकी पिरामिड होते क्या हैं। सबसे पहले समझो पिरामिड। पिरामिड का मतलब होता है कई ऐसी संरचनाएं जिनका आधार चौड़ा होता है और धीरे धीरे पतली होती जाती है, संकरी होती जाती है, और ऊपर की तरफ एक चोटी आ जाती है। जैसे आपने मिस्र के पिरामिडों का नाम सुना होगा, बहुत बड़े पिरामिड हैं। तो पिरामिड ऐसी संरचना होती है, शंकुनुमा संरचना समझ लो। जब ये पिरामिड बनाते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, तो ये अलग अलग आधार पर बनाते हैं। जैसे हम जीवों की संख्या का पिरामिड भी बनाते हैं, जैसे हम जैव भार का पिरामिड भी बनाते हैं, जैसे हम ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड भी बनाते हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि जब भी पिरामिड बनाए जाते हैं तो आधार पर हमेशा क्या होते हैं, उत्पादक, और शीर्ष पर क्या होते हैं, शीर्ष उपभोक्ता होता है। इस क्रम में ही बनाना है आपको। यह पारिस्थितिकी पिरामिड की जो अवधारणा है यह कार्लोस एल्टोन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, कार्लोस एल्टोन के द्वारा यह अवधारणा है पारिस्थितिकी पिरामिड की, यह दी गई थी। अब देखो 3 आधार के या 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, ये पाए जाते हैं। कौन कौन से, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पिरामिड होता है वो जीवों की संख्या का पिरामिड होता है। कहने का मतलब हम कंपैरिजन करेंगे जीवों की संख्या में, मतलब उत्पादक की संख्या, फिर प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या, फिर द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या, फिर शीर्ष उपभोक्ता की संख्या। ऐसे हमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जिसमें नीचे ही नीचे क्या आ जाएंगे, उत्पादक, और ऊपर ही ऊपर की तरफ आपका शीर्ष उपभोक्ता। तो यह संख्या के लिए पिरामिड है, जीवों की संख्या के आधार पर। विभिन्न
ट्रोफिक स्तर अर्थात पोषक स्तर होते हैं उन पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। विशेषता ध्यान से सुन लेना, यही प्रश्न है, यहीं पर प्रश्न है, प्रश्न यहीं पर है। जीवों की संख्या का पिरामिड सीधा भी बनता है, जीवों की संख्या का पिरामिड उल्टा भी बनता है। ध्यान से सुनने की बात है, जीवों की संख्या के लिए पिरामिड है, सामान्य तौर पर तो सीधा बनता है लेकिन उल्टा भी बने सकता है। आपको बताएंगे कि सीधा कौन सी कंडीशन में है, उल्टा कौन सी कंडीशन में है, डायग्राम भी दिखाने वाले हैं। उदाहरण के लिए समझो कि कोई घास भूमि है, कोई घास भूमि है, उसका पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा। कैसे भाई, कोई घास भूमि है तो वहां पर उत्पादक मतलब घास, और घास की संख्या तो बहुत ज्यादा है, मतलब संख्या सबसे ज्यादा इनकी है। इनके ऊपर आश्रित जो भी जीव हैं, हिरण, गाय, भैंस, बकरी, टिड्डे, इनकी संख्या घास से तो कम हो गई। फिर इनके ऊपर आश्रित जो जीव हैं अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता, वो और भी कम हो गए संख्या में, और शीर्ष उपभोक्ता और भी कम हो गए, अर्थात ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, ऐसे सीधा पिरामिड बन जाएगा। चित्र देखने वाले हैं हम। लेकिन जीवों की संख्या का पिरामिड उल्टा कब हो सकता है, यह सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा हुआ है। सीधा तो सबको याद आ जाता है, साधारणतः सीधा ही होता है, उल्टा कब होता है। तो ध्यान से सुनो कि जो हमारा घास वाला ये तो हो ही गया, घास की संख्या बहुत अधिक होती है, फिर खरगोश की संख्या कम हो गई, लोमड़ी की और भी कम हो गई। एक पेड़ की जीवों की संख्या का पिरामिड होता है, वो क्या होता है, उल्टा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जीवों की संख्या का पिरामिड में कौन सा पिरामिड होता है, वो उल्टा होता है। वो होता है एक पेड़ की। अब देखो, पेड़ उत्पादक है लेकिन पेड़ की संख्या एक, मतलब उत्पादक की संख्या एक। इसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनकी संख्या एक ही थोड़ी है, उनसे तो ज्यादा है। उनके ऊपर आश्रित जीव हैं वो और हैं, और उनके ऊपर आश्रित जीव हैं वो उत्पादक से क्या है, ज्यादा। तो अल्टीमेटली एक पेड़ का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जीवों की संख्या का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा पाया जाता है। यहां पर देख भी सकते हैं आप। देखो ये दोनों चित्र में आपको हालांकि समझ में आ गए होंगे। ये किसके लिए है, जीवों की संख्या का पिरामिड है। ये तो नॉर्मल सीधे की बात करो, सीधा जीव संख्या का पिरामिड है, किसी घास भूमि के लिए है। देखो उत्पादक है वो कौन है, घास, तो इनकी संख्या सबसे अधिक है, बहुत सारी घास होती है, संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। फिर इनके ऊपर आधारित क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे खरगोश, हिरण वगैरह, इनकी संख्या इनसे कम हो गई। इनके ऊपर आश्रित है द्वितीयक उपभोक्ता, इनकी संख्या इनसे भी कम हो गई। इनके ऊपर आश्रित है जो शीर्ष उपभोक्ता, इनकी संख्या इनसे भी कम हो गई। मतलब संख्या ऐसे कम होती जा रही है। तो इस कारण चौड़े से कैसा होता जा रहा है, संकरा होता जा रहा है। तो ये कैसा पिरामिड बन गया है, सीधा पिरामिड बन गया है जो नॉर्मल होता है। उल्टा वाला ध्यान रखना, उल्टा जैव संख्या का पिरामिड, और ये किसका होता है, पेड़ का। इसमें देखो पेड़ है, केवल एक ही है संख्या में, बड़ा पेड़, इसके ऊपर कीट होते हैं उनसे संख्या में अधिक है, और बाकी अन्य जीव हैं वो पेड़ से तो अधिक ही हैं। तो यहां पर देखो एक पेड़ है तो उत्पादक कम, फिर प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कीट वगैरह इनसे ज्यादा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता देखो इनसे तो ज्यादा नहीं होंगे लेकिन पेड़ से ज्यादा है, और तृतीयक उपभोक्ता ये भी पेड़ से ज्यादा है। तो इस प्रकार का एक पेड़ का जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीवों की संख्या का पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है भाई, उल्टा बनता है। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखो भाई, जब हमने जीवों की संख्या का पिरामिड देख लिया, इसके बाद में हम देखते हैं जैव भार का पिरामिड, वजन के लिए पिरामिड देखते हैं। कैसे होगा वजन के लिए पिरामिड, कि उत्पादक हैं उनका वजन ज्यादा होगा कि कम होगा। साधारणतया किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं उनका वजन ज्यादा होता है, फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनका वजन उनसे कम होता है, द्वितीय का उनसे भी कम होता है, और शीर्ष उपभोक्ता का उनसे भी क्या होता है, कम है, होता है नॉर्मली। लेकिन जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यदि उनमें हम वजन देखें तो जो उत्पादक हैं वो तो छोटे मोटे पादप प्लवक वगैरह हैं। क्या है, पादप प्लवक, छोटी मोटी घास वगैरह, समुद्री घास वगैरह। तो उनका यदि टोटल का भी वजन मिला लेंगे ना तो बहुत ही कम होगा।
उनके ऊपर फिर छोटे मोटे आपके प्राणी प्लवक होते हैं, वो पाए जाते हैं, उनका वजन उनसे ज्यादा हो जाता है। फिर उनके ऊपर पाई जाती हैं आपकी छोटी मछलियां, उनका वजन उनसे भी ज्यादा हो जाता है। और फिर उनके ऊपर पाई जाती है बड़ी मछलियां, उनका वजन सबसे ज्यादा होता है। मतलब फिर वो उल्टा बन गया। तो कहने का मतलब जैव भार का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो देखो भाई, जैव भार का पिरामिड यह प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर कुल जैव भार को दर्शाता है, वजन को दर्शाता है। विशेषता ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी। साधारणतः यदि हम बात करें जैसे किसी वन के लिए पिरामिड के लिए बात करें तो वो सीधा ही होगा, क्योंकि पेड़ों का ही वजन सबसे ज्यादा होगा। लेकिन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र उसका पिरामिड होता है, वो कैसा होता है? उल्टा। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन अर्थात पादप प्लवक होते हैं, पादप प्लवक, वो कम जैव भार होता है, उनका वजन बिल्कुल कम होता है। उपभोक्ता का वजन अधिक हो जाता है, उपभोक्ता का वजन उनसे अधिक होता है। यहां पर आप देख भी सकते हैं। तो यहां पर जो दो अलग अलग प्रकार के आप जैव भार के पिरामिड देख रहे हैं, ये आपके एक नॉर्मल पिरामिड दर्शा रहा है, एक आपका उल्टा पिरामिड दर्शा रहा है। जो सीधा पिरामिड है ये किसी वन के लिए है, जैसे उत्पादक होंगे इनका वजन सबसे ज्यादा होगा, प्राथमिक उपभोक्ता उनसे कम होगा, द्वितीयक उपभोक्ता का उनसे भी कम होगा, और शीर्ष उपभोक्ता का वजन सबसे कम। इस कारण सीधा पिरामिड बन गया। यदि हम बात करें किसी समुद्र के लिए तो यह उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक हैं वो क्या है? आपके पादप प्लवक हैं, छोटे मोटे आपके क्या हैं? पौधे, समुद्री घास हैं। इनके ऊपर आश्रित हैं प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात प्राणी प्लवक, छोटे मोटे जीव वगैरह, कीड़े मकोड़े, ऐसे समझ लो समुद्र में रहने वाले। उनके ऊपर है छोटी मछलियां, द्वितीयक उपभोक्ता। फिर उनके ऊपर है बड़ी मछलियां। तो देखो वजन देखेंगे तो सबसे कम वजन इनका होगा, फिर इनसे अधिक इनका होगा, इनसे अधिक इनका, सबसे ज्यादा इनका। तो वजन बढ़ता जा रहा है, ना कि घटता हुआ जा रहा है। इस कारण ये कैसा बन गया है? उल्टा। अब आप बोलोगे सर इसको ऐसे घुमा दो सीधा हो जाएगा। अरे सीधा नहीं करना है, उत्पादक हमेशा नीचे की तरफ ही आएगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और सबसे लास्ट में जिस पिरामिड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड। किसका पिरामिड है? ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड। और यह पिरामिड है, यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह का मतलब हो गया एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है। और इसका पिरामिड होता है वो सदैव सीधा ही होता है, कभी उल्टा नहीं होता है। कोई भी उदाहरण हो चाहे इसे, एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल और केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। ये पढ़ चुके हैं हम 10% का नियम। इस कारण ऊर्जा हमेशा कम ही होती जाएगी, उत्पादक की ऊर्जा सदैव ज्यादा रहेगी और शीर्ष उपभोक्ता की ऊर्जा सदैव कम ही रहेगी। तो देखो भाई, ऊर्जा का पिरामिड यह प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर या पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा को दर्शाता है। प्रत्येक स्तर पर केवल ऊर्जा का 10% आगे जाती है। ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऐसे आपको फैक्ट दे देगा, पूछ लेगा। ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, ये भी बात हम पहले पढ़ चुके हैं। और लास्ट में हम ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड देखने वाले हैं। ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं ये किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड है। और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा ही होता है। कहने का मतलब उत्पादक की ऊर्जा होती है वो सदैव अधिक होती है और उपभोक्ता की ऊर्जा होती है वो सदैव कम होती है। और ये धीरे धीरे घटती जाती है। एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा जाती है, इसकी 10% ऊर्जा इसमें जाएगी और इसकी 10% ऊर्जा इसमें जाएगी। इस कारण पिरामिड होगा वो सदैव सीधा ही बनेगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें कोई अपवाद नहीं। तो यहां पर आपको देखने को मिल भी रहा होगा भाई, जो उत्पादक हैं इनकी ऊर्जा 100%, प्राथमिक उपभोक्ता की 10%, द्वितीयक उपभोक्ता की 1% और तृतीयक उपभोक्ता की 0.1%। ऊर्जा का प्रवाह नीचे से किस ओर हो रहा है? ऊपर की ओर हो रहा है। तो यह आपका क्या है? ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड।
तो इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हमने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, इसके अलावा जो उत्पादकता होती है उसके बारे में, और इसके अलावा जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है और पारिस्थितिकी तंत्र के जो पिरामिड होते हैं उनको विस्तार से हमने चर्चा की है। इनको एकदम डिटेल में हमने देखा है, बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में इसको समझा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यहां तक आप पहुंचे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। धन्यवाद।